दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग दो इंपॉर्टेंट फंक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। एक है गोल सीक, जो कि एक्सेल में अक्सर यूज में आता है, और इसके अलावा हम लोग बात करने वाले हैं डेटाबेस फंक्शन की। ओके, तो दोनों से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज, आज इसके अलावा डेटाबेस फंक्शन और गोल सीक तो हम लोग समझेंगे ही समझेंगे। इसके साथ साथ हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि अकाउंट में यूज होती है, अकाउंट में अक्सर करके हमें बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस तैयार करना होता है। तो वहां पे हम चाहते हैं कि हमारी जो ट्रेडिंग अकाउंट या पीएल या फिर बैलेंस शीट हो वो ऑटोमेटिक बन जाए। यानी ऑटोमेटिक का मतलब चीजें हम वैल्यू जैसे ही पुट करें हमारी बैलेंस शीट ऑटोमेटिक अपडेट हो जाए, या फिर हमारा पीएल ऑटोमेटिक अपडेट हो जाए, या फिर हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जो भी आया हो वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे इफ फंक्शन का, और इफ फंक्शन से हम इसको ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले एग्जांपल समझ लेते हैं, क्योंकि आप में से कई लोग अकाउंट के बारे में शायद ज़्यादा ना जानते हो। तो सबसे पहले मैं चीज़ें समझा दूं आपको, बहुत ही आसान है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। जैसे कि ये है ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, साल कोई भी हो सकता है। अब ट्रेडिंग अकाउंट में बेसिकली जिस वस्तु का बिजनेस किया जाता है उसी का ब्यौरा यहाँ पे दिखाया जाता है। तो सबसे पहली चीज जो यहाँ पे शो की जाती है वो है ओपनिंग स्टॉक, यानी कि हमारे पास साल के शुरुआत में कितना स्टॉक बचा हुआ था। सपोज आपका बिजनेस चाहे किसी भी चीज का हो, सपोज आप गारमेंट का बिजनेस करते हैं, तो साल की शुरुआत में यानी कि 1 अप्रैल को आपके पास कितना गारमेंट्स पहले से स्टॉक में रखा हुआ है। तो सपोज हमारे एग्जाम्पल के अनुसार से हमारे पास 20,000 का स्टॉक रखा हुआ है। अब इस पूरे साल में हमने कितने की परचेजिंग की। जाहिर सी बात है, हमारा गारमेंट का बिजनेस है तो हम लोग गारमेंट की परचेज करेंगे। तो परचेज हमने पूरे साल में सपोज करिए कितने की 50,000 की। अब इस 50,000 में से कुछ सामान हमें क्या करना पड़ गया, लौटाना पड़ गया। किसी भी कारणवश सामान खराब हो सकता है, एक्सेस क्वांटिटी हो सकता है, तो हमने 5,000 का सामान लौटा दिया। तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि हमारी नेट परचेज कितनी है। तो नेट परचेज पता करने के लिए परचेज में से परचेज रिटर्न हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हम एक छोटी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं, इक्वल टू ये है परचेज, और इसमें से माइनस कर लेते हैं परचेज रिटर्न। तो हमारी जो नेट परचेज आ गई वो आ गई 45,000। अब इसके अलावा यहाँ पे एक वेजेस लिखा हुआ है। वेजेस का मतलब होता है मजदूरी। जैसे कि सपोज करिए आप ये बिजनेस कर रहे हैं गारमेंट्स का, तो जाहिर सी बात है जहां से भी आप खरीद के लाए होंगे तो लोडिंग अनलोडिंग मजदूरी वगैरह लगी होगी। तो कहने का मतलब सिंपल सा ये है, ट्रेडिंग अकाउंट में वो खर्चे दिखाए जाते हैं जो हमारी परचेज से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, राइट। तो यहाँ पे इन तरह के एक्सपेंस को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, जो कि ट्रेडिंग अकाउंट में शो किए जाते हैं। तो सपोज करिए ये जो डायरेक्ट एक्सपेंस है इस पे हमारा कितना खर्चा हुआ, 5400 का। अब यहाँ पे एक चीज हमें क्लियर हो जानी चाहिए कि यहाँ पे ये वाला जो कॉलम है ये रिप्रेजेंट करता है एक्सपेंस को। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट में दो कॉलम होते हैं, एक ये कॉलम आपको दिख रहा है और एक ये कॉलम। तो ये आपका एक्सपेंस का कॉलम हो गया और ये हमारी इनकम का कॉलम हो गया। जाहिर सी बात है यहाँ पे हम क्या शो करते हैं, एक्सपेंसेस यानी खर्चे, हमें कितना खर्चे हुए, और इस कॉलम में हम शो करते हैं हमें कितनी इनकम प्राप्त हुई। तो सपोज हमारा अगर बिजनेस है तो हम अगर खरीद रहे हैं तो उसको बेचते भी होंगे। तो सपोज पूरे साल में हमने ये 5 लाख रुपए की सेल की है। अब इस सेल में से हमें 45,000 का सामान सपोज करिए रिटर्न आ गया, यानी सेल में कुछ खराबी होगी, सामान में कुछ खराबी होगी, पार्टी ने हमें क्या कर दिया, लौटा दिया। तो हम ये जानना चाहते हैं कि हमारी नेट सेल क्या है। तो नेट सेल निकालने के लिए सिंपल सी कैलकुलेशन कर लेते हैं, सेल में से माइनस कर लेते हैं सेल रिटर्न। तो ये हमारी नेट सेल निकल के आ गई। अब ये है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब, अब जाहिर सी बात है ये ट्रेडिंग अकाउंट जो है ये हम कब बना रहे हैं, 31 मार्च यानी फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में बनाते हैं हर साल। ठीक है, तो साल के अंत में जो भी सामान हम खरीदते हैं या फिर जो पहले से हमारे पास पड़ा होता है, तो कुछ सामान ऐसा भी होता है जो बिना बिके रह जाता है, यानी साल के अंत तक वो बिक नहीं पाता है। तो जाहिर सी बात है हमारे गोडाउन में वो सामान रखा होगा, तो साल के अंत में अपना गोडाउन हम चेक करते हैं और देखते हैं हमारे पास कितनी वैल्यू का स्टॉक पड़ा हुआ है, और उस वैल्यू को हम यहाँ पे शो कर देते हैं। ओके, और इसी तरह से हर साल ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाए जाते हैं। अब ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद हम जानना चाहते हैं कि ये जो हमने बिजनेस किया, यानी कि हमने सामान खरीदा और ये सामान हमने बेचा, तो कोई भी बिजनेसमैन ये जानना चाहता है कि उसको बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ओके, तो ट्रेडिंग अकाउंट में हमें पता चलता है कि ये हमें कितना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ। तो यहाँ पे हम सीखेंगे किस तरह से कैलकुलेशन होती है। अब ये तो हो गई इसके बारे में जानकारी। अब यहाँ पे फिल्टर होके हमारे पास दो कॉलम है। ध्यान दीजिएगा कि ये वाली जो वैल्यू और ये वाली वैल्यू, अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें से ये माइनस करके हमारे पास एक नई वैल्यू आ गई 45,000 की। तो हमारे पास एक ये कॉलम है, दिस वन, इसको हम बोलेंगे एक्सपेंस का कॉलम। ओके, और फिर यहाँ पे देखेंगे आप, इस सेल और इसमें से सेल रिटर्न जो है ये माइनस करके हमने यहाँ ला दिया है। तो हमारे पास एक ये कॉलम है जिसको हम बोलेंगे इनकम का कॉलम। तो एक है एक्सपेंस का कॉलम और एक है इनकम का कॉलम। अब
बात आती है प्रॉफिट कब होता है। तो प्रॉफिट तब होता है जब हमारी इनकम एक्सपेंस से ज्यादा होती है। ओके, तो बस यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है। यदि इनकम ज्यादा हो एक्सपेंस से तो ग्रॉस प्रॉफिट, राइट। तो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला लिखेंगे। हम चाहते क्या है, हम चाहते हैं कि इस बिजनेस में चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, नीचे जो आंसर आए यानी प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, प्रॉफिट हम यहाँ शो करते हैं। और अगर बिजनेस में लॉस हो जाता है, और लॉस कब होता है, जब हमारा एक्सपेंस इनकम से ज्यादा हो जाए, यानी एक्सपेंस आपके ज्यादा हो और इनकम कम हो, तो इसका मतलब बिजनेस में आप लॉस में जा रहे हैं। तो ये जो प्रॉफिट और लॉस है ये शो कहाँ करते हैं, तो प्रॉफिट यहाँ पे दिखाते हैं और लॉस यहाँ पे दिखाते हैं, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हमारे इस बिजनेस में प्रॉफिट हो या लॉस हो, ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाए। तो ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा कैसे, इसके लिए हमें फॉर्मूला यूज करना होगा। तो अब यहाँ पे हम इफ का फॉर्मूला चलाते हैं। चाहते हैं हम क्या है, हम चाहते हैं कि अगर इस बिजनेस में वाकई में प्रॉफिट हो तो यहाँ पे लिख के आ जाए क्रॉस प्रॉफिट, ये चीज लिख के आ जाए ऑटोमेटिकली, राइट। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे इफ फंक्शन का, इक्वल टू इफ। अब देखिए, हम यहाँ पे आंसर लाना चाहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा ग्रॉस प्रॉफिट आता कब है। तो ग्रॉस प्रॉफिट तब आता है जब इनकम ज्यादा होता है एक्सपेंस से। तो इफ का मतलब हो गया यदि, यदि यहाँ पे हम यूज करेंगे सम फंक्शन, क्योंकि हमें इस इनकम को टोटल करना है। जैसे कि मैंने आप बताया कि आपको इस दोनों वैल्यू से अब हमें कोई मतलब नहीं है, ये हमारी फाइनल वैल्यू है। तो इस रेंज को हम सिलेक्ट करेंगे, राइट। और ये हमारा कौन सा कॉलम है, इनकम का कॉलम। तो यदि हमने क्लॉज क्या लिखा, इफ सम इस रेंज का, तो इसका मतलब हम इसको क्या पढ़ सकते हैं, यदि इनकम का टोटल अगर क्या हो, बड़ा हो, ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे किसके टोटल से, सम ऑफ एक्सपेंस। तो यहाँ पे अब हम ले लेंगे कौन सी रेंज, एक्सपेंस वाली रेंज। तो ये हमारी शर्त हमने लिख दी कि यदि इनकम का टोटल बड़ा हो एक्सपेंस के टोटल से, तो हम क्या चाहते हैं आंसर, तो हम आंसर चाहते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट लिख के आए। तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट चूंकि टेक्स्ट है तो इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, ओके। और नहीं तो आंसर क्या है, तो हम चाहते हैं कि अगर लॉस हो तो यहाँ पे कुछ ना शो करे। तो कुछ ना शो करे इसके लिए हम डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा देंगे और यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए ग्रॉस प्रॉफिट ऑटोमेटिकली लिख के आया। तो इसका मतलब 100% श्योर हो जाए कि इस बिजनेस में हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। अब हम ये पता लगाना चाहेंगे कि प्रॉफिट हुआ है तो कितने पैसे का प्रॉफिट हुआ है। तो इसके लिए हम फिर से, क्योंकि हम चाहते हैं ऑटोमेटिक चीजें कैलकुलेट हो, तो यहाँ फिर से हम यूज करेंगे इफ फंक्शन। इफ सम ऑफ इनकम, क्योंकि हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो सम ऑफ इनकम को लेंगे पहले, राइट। तो इफ सम ऑफ इनकम क्या हो, बड़ा हो, ग्रेटर देन किससे बड़ा हो, सम ऑफ एक्सपेंस से, यानी इनकम का टोटल अगर ज्यादा हो एक्सपेंस के टोटल से। ये तो हो गया लॉजिक। अब हमें लिखना है कि अगर वास्तव में ऐसा होता है, इनकम का टोटल वास्तव में बड़ा होता है एक्सपेंस के टोटल से, तो एक्सेल करे क्या। तो एक्सेल इनकम के टोटल में से एक्सपेंस का टोटल माइनस कर दे। तो यहाँ पे हम एक बार फिर से लिखेंगे सम ऑफ इनकम, ये इनकम का टोटल फिर से लेंगे सम ऑफ इनकम, और इसमें से माइनस कर देंगे सम ऑफ एक्सपेंस, सम ऑफ एक्सपेंस। तो यहाँ पे हम ले लेंगे एक्सपेंस को, ठीक है। तो एक्सेल क्या करेगा ऑटोमेटिकली, अगर इनकम का टोटल उसको दिखाई देता है कि इनकम का टोटल एक्सपेंस के टोटल से बड़ा है, तो वो इनकम के टोटल में से एक्सपेंस का टोटल माइनस कर देगा। और नहीं तो क्या छोड़ दे, खाली छोड़ दे, ठीक है। अगर इनकम का टोटल कम है एक्सपेंस के टोटल से, तो फिर यहाँ पे वो कोई कैलकुलेशन ना करे, इस सेल को वो ब्लैंक छोड़ दे। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला कंप्लीट। एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए रिजल्ट आ गया कि इस बिजनेस में हमें इतने का प्रॉफिट हुआ है। अब जाहिर सी बात है हम ये भी कैलकुलेट करके रख लेते हैं यहाँ पे कि अगर बिजनेस की सिचुएशन में ऐसा होता है, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट देखिए हर साल बनाना होता है, तो हम हर बार इसको कैलकुलेट करने के बजाय हम चाहते हैं कि यहाँ पे पहले से फॉर्मूला लगा के रखें, बस हमें ये फिगर चेंज करनी हो, क्योंकि हर साल ओपनिंग स्टॉक कुछ और होगा, परचेज हमारी कुछ और होगी। तो यहाँ हम चाहते हैं वैल्यू भरें और यहाँ ऑटोमेटिकली जो हमारा रिजल्ट कैलकुलेट हो जाए। तो चलिए लॉस के लिए फॉर्मूला लिखते हैं इफ। तो अब की बार लॉजिक उल्टा हो जाएगा, अब की बार लॉस कब होता है, जब एक्सपेंस ज्यादा होता है। तो यहाँ पहले हम किसका टोटल लेंगे, सम ऑफ एक्सपेंस। इफ सम ऑफ एक्सपेंस, तो यहाँ इस एक्सपेंस की रेंज को ले लेंगे। क्या हो, अगर बड़ा हो, किससे बड़ा हो, इनकम से, तो सम ऑफ इनकम, ये वाली रेंज हम यहाँ पे ले लेंगे। ओके, तो हमारा आंसर आए क्या, तो हमारा आंसर आए ग्रॉस लॉस, ठीक है, ग्रॉस लॉस।
क्योंकि अगर एक्सपेंस ज्यादा हो गया इनकम से तो हमें बिजनेस में लॉस हो जाएगा, और नहीं तो क्या छोड़ दे, ब्लैंक। तो ब्लैंक के लिए क्या लिखते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो ब्लैंक आएगा, क्योंकि इस बिजनेस में वास्तव में आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट, तो इसलिए लॉस तो है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे आंसर क्या आया, खाली। अब एक फॉर्मूला हम और लगा लेते हैं कि लॉस हुआ तो कितने का लॉस हुआ। तो यहाँ फिर से एक बार फंक्शन यूज करते हैं, इफ सम ऑफ एक्सपेंस। तो यहाँ क्योंकि हम लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं तो पहले कौन सा कॉलम लेंगे, एक्सपेंस का। इफ सम ऑफ एक्सपेंस इज ग्रेटर देन सम ऑफ इनकम, तो यहाँ इनकम वाली रेंज ले लेते हैं। तो अगर एक्सपेंस का टोटल बड़ा होता है इनकम के टोटल से तो एक्सेल करे क्या, तो एक्सेल माइनस करे इन एक्सपेंस में से इनकम माइनस कर दे। तो यहाँ फिर से लिखेंगे सम ऑफ एक्सपेंस, ओके, और माइनस सम ऑफ इनकम। तो एक्सपेंस में से इनकम माइनस हो जाएगा और जितना भी लॉस होगा वो हमें निकल के आ जाएगा, और नहीं तो क्या छोड़ दे, खाली। खाली के लिए हम क्या लिखते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ पे देखिए ये आंसर हमारा आ गया खाली। अब नीचे हम यहाँ पे टोटल निकाल लेते हैं, टोटल। तो यहाँ पे टोटल हमेशा दोनों कॉलम का बराबर ही आता है। चलिए हम लोग कैलकुलेट करके देख लेते हैं। इधर का जो सम है, ओके, तो यहाँ का टोटल इतना आया, तो यहाँ भी अगर आप टोटल निकालेंगे तो इतना ही टोटल आएगा, ठीक है। सम ऑफ ये रेंज का अगर हम निकालें तो यहाँ का भी टोटल उतना ही आएगा, ठीक है। ओके, तो ये जो हमने इतनी मेहनत की, इसका फल क्या है, इसका फायदा क्या है, क्यों हम इतनी इतनी मेहनत की, ठीक है। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रेडिंग अकाउंट हमें हर साल बनाना होता है, ठीक है। तो अब अगले साल आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं अगर, तो आपको यहाँ पे ये चीजें तो यही रहेंगी, ओपनिंग स्टॉक अगले साल भी आपका कुछ ना कुछ ओपनिंग स्टॉक जरूर होगा, यानी यही जो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक है यही अगले साल का ओपनिंग स्टॉक होगा। तो यहाँ पे आप ये वाली वैल्यू भरेंगे, राइट। और फिर अगले साल परचेजिंग करेंगे तो यहाँ पे कुछ वैल्यू भरेंगे, यहाँ पे वैल्यू भरेंगे, तो हर जगह वैल्यू आपको भरनी है। तो सारी वैल्यू भरने के बाद आपको प्रॉफिट फिर से निकालना पड़ेगा। तो आपने अगर यहाँ फॉर्मूला पहले से लगा के रखा है तो आपको ये प्रॉफिट या लॉस निकालने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ वैल्यू बदलने की जरूरत है। फॉर्मूला चूंकि लगा हुआ है ऑटोमेटिक चीजें कैलकुलेट हो जाएंगी। तो चलिए हम लोग इसको चेंज करके देखते हैं क्या हमारे चेंज करने से नीचे वैल्यू बदलती है कि नहीं बदलती है। तो सपोज करिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेंस बढ़ाते हैं। तो सपोज इस बार एक्सपेंस हो गया, सपोज करिए 9 लाख का, ओके। तो जैसे ही आप यहाँ पे 9 लाख भरेंगे तो आपने यहाँ पे देखिए प्रॉफिट अब नहीं आ रहा है बिजनेस में, अब क्या हो गया, हमें बिजनेस में लॉस हो गया। और इसको बड़ा करते हैं तो देखिए यहाँ पे जैसे हमने यहाँ सिर्फ वैल्यू चेंज की है, ठीक है, तो यहाँ प्रॉफिट से बदल के क्या हो गया, अब हमें बिजनेस में क्या होने लगा, लॉस होने लगा। तो ये फॉर्मूला काफी काम का है, अगर आप अकाउंट के स्टूडेंट है तो ये फॉर्मूला आपको जरूर आना चाहिए। आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे, और एग्जाम्पल 2 पे हम यूज करने वाले हैं गोल सीक फंक्शन। गोल सीक ये एक बहुत ही शानदार फंक्शन है, ठीक है। जब आप इसको यूज करते हैं तो है तो बहुत छोटा सा और बहुत ही आसान सा फंक्शन है, लेकिन बड़े बड़े काम करता है, देखने में बस छोटा है। तो सबसे पहले ये समझते हैं गोल सीक करता क्या है। तो गोल सीक रिजल्ट सेल को चेंज करता है। जैसे आपका कोई भी रिजल्ट वाला सेल है उसको आप चेंज करना चाहें आंसर को, तो आप चेंज कर सकते हैं। तो उससे होता क्या है कि जब आप रिजल्ट वाले सेल को चेंज करेंगे तो वो जो आंसर है वो किसी डिपेंडेंट सेल पे, यानी वो आंसर जो है किसी ना किसी सेल पे डिपेंड होता है। तो उस रिजल्ट वाले सेल को चेंज कर सकते हैं आप किसी डिपेंडेंट सेल को चेंज करके। इसको एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करिए कि किसी जगह पे इलेक्शन हुए, ठीक है, एक्स वाई जेड कोई जगह जहाँ पे इलेक्शन हुए, यहाँ पे इतने लोगों ने वोट यस का मतलब दिया है और इतने लोगों ने वोट नहीं किया है। टोटल जनसंख्या है 15,375, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, परसेंटेज। जैसे कि आपने न्यूज में सुना होगा कि इतने प्रतिशत लोगों ने वोट किया और इतने प्रतिशत लोगों ने वोट नहीं किया। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं परसेंटेज, ओके। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो हमें यस और नो का परसेंटेज कैलकुलेट करना, तो ये वाला वैल्यू, ठीक है, और इनटू यस इनसे डिवाइड कर देते हैं, ये वाली वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल जनसंख्या से, ठीक है। और टोटल जनसंख्या जो है इसको लॉक कर देते हैं, F4 प्रेस कर देते हैं, ये लॉक हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे निकल के आ गया परसेंटेज, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि 55% लोगों ने वोट किया है, 44% लोगों ने वोट नहीं किया है, ठीक है। क्वेश्चन शुरू होता है अब। नाउ इफ यू पुट 66.67% अगेंस्ट वोट यस। सपोज करिए क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे 55 की जगह अगर 66% कर दिया जाए, तो अब आप जानना चाहेंगे कि यहाँ पे लोगों की संख्या कितनी हो जाएगी।
और दूसरी बात, अगर ये जनसंख्या बढ़ेगी तो ये घटनी चाहिए, क्योंकि टोटल जनसंख्या तो बिल्कुल इक्वल ही रहेगी। तो अगर ये बढ़ेगा तो ये घटना भी चाहिए। ठीक है। तो इसी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं गोलसिक फंक्शन। अब गोलसिक फंक्शन चलता कहाँ है, सबसे पहले ये समझ लीजिए, गोलसिक फंक्शन वहां चलता है जहां पे कोई फॉर्मूला लगा हो। तो अगर आप यहाँ पे गौर करके देखेंगे तो यहाँ पे ना तो इस सेल में फॉर्मूला लगा है, फॉर्मूला बार पे आप देखिए यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं लगा है, यहाँ पे भी कोई फॉर्मूला नहीं है, और यहाँ पे भी कोई फॉर्मूला नहीं है। तो ऐसी जगह पे गोलसिक कभी काम नहीं करता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या कर लेना चाहिए, फॉर्मूला लगा लेना चाहिए। तो फॉर्मूला टोटल पे नहीं लगा करके हम या तो इस पे लगा लेंगे या तो इस पे, क्योंकि अगर आप टोटल पे फॉर्मूला लगाते हैं तो अगर ये जनसंख्या बढ़ेगी तो इसका इफेक्ट सीधे यहाँ पड़ जाएगा, इसके ऊपर नहीं पड़ेगा, राइट। तो हम या तो इसको चेंज कर देते हैं या तो इस पे फॉर्मूला लगाते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे इस पे फॉर्मूला लगा लेते हैं। यानी कि ये जो 6854 है ये कैसे आएगा, तो सिंपल सा है, टोटल जनसंख्या में से अगर यस वाली जनसंख्या को हम माइनस कर दें तो नो वाली जनसंख्या हमारे सामने आ जाएगी। तो टोटल में से माइनस कर देते हैं यस वाली जनसंख्या, राइट। तो यहाँ पे देखिए इतना ही आंसर दोबारा आ गया। अब चूंकि यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है तो अब हम यहाँ पे गोलसिक फंक्शन यूज कर सकते हैं। दूसरी बात, फॉर्मूला यहाँ पे भी लगा हुआ है, ठीक है। तो पहली रिक्वायरमेंट, गोलसिक चलाने से पहले आपको क्लियर रहना है कि गोलसिक तब चलेगा जब कहीं फॉर्मूला लगा हो, फॉर्मूला नहीं होगा तो गोलसिक काम नहीं करेगा। दूसरी चीज, हमें इस सेल को चेंज करना है। यहाँ पे हमें आंसर चाहिए कितना, 66.67, और हम जानना चाहते हैं कि अगर यहाँ 66.67 हो जाए तो इस जनसंख्या पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये कितना बढ़ेगा, ठीक है। तो इसी को पता लगाने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं गोलसिक फंक्शन। गोलसिक फंक्शन आपको मिलेगा डाटा में व्हाट इफ एनालिसिस, डाटा में आपको जाना होगा व्हाट इफ एनालिसिस, और यहीं पे आपको मिलेगा गोल सीक। गोल सीक में जब आप जाएंगे तो ये छोटी सी विंडो है, इस तरह की विंडो खुलेगी, इसमें आपसे तीन बातें पूछा जाएगा, वही तीनों चीज आपको बता देनी है। सबसे पहले सेट सेल, सेट सेल का मतलब होता है टारगेट, किसको चेंज करना है। तो हमें देखिए इस सेल में जो वैल्यू है इसको चेंज करना है, तो इस सेल का एड्रेस यहाँ पे ले लेंगे। फिर लिखा है टू वैल्यू, टू वैल्यू का मतलब है इसको कितना करना है हमें, तो इसको हमें करना है 66.67, तो यहाँ पे लिख देते हैं 66.67 और परसेंट का यहाँ पे साइन लगा देते हैं, ओके, परसेंट। बाई चेंजिंग सेल, अब आपसे पूछ रहा है किसको बदल करके यहाँ 66.67 लाना है, यानी कि इसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, तो इसका इफेक्ट यहाँ पड़ना चाहिए, तो इस सेल का एड्रेस यहाँ पे ले लेंगे। हम चाहते हैं इस जनसंख्या को बदलेगा तभी तो यहाँ 66.67 आएगा। ओके करते हैं। तो जैसे ही आप ओके करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका रिजल्ट अपडेट हो गया, यहाँ पे हो गया 66.67, और ये चेंज हुआ तो यहाँ जनसंख्या बढ़ गई, और यहाँ अगर जनसंख्या बढ़ी तो यहाँ घट गई, और टोटल जनसंख्या हमारी उतनी की उतनी ही है, 15,375। तो ये था छोटा सा फंक्शन गोल सीक। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डेटाबेस फंक्शन की, राइट। डेटाबेस फंक्शन ये भी बहुत काम का फंक्शन है, ओके। तो चलिए समझते हैं डेटाबेस फंक्शन क्या है। तो डेटाबेस फंक्शन समझने से पहले कुछ फंक्शन हमने जो मैक्सिमम हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि मैक्स, मीन, ठीक है, एवरेज, काउंट, ठीक है। तो ये कुछ फंक्शन है, मैक्स, मिन, एवरेज, काउंट, इन्हीं के आगे लग जाता है डी, यानी डी मैक्स, डी मिन, डी एवरेज, डी काउंट। तो जिसके आगे ये डी लग जाता है इसी फंक्शन को हम बोलते हैं डेटाबेस फंक्शन, ओके। अब ये डेटाबेस फंक्शन काम क्या करते हैं वो समझना जरूरी है। तो देखिए सिंपल, अगर आप मैक्स फंक्शन यूज करते हैं, मैक्स, तो जैसे मान लीजिए आप ये रेंज पकड़ते हैं और जानना चाहते हैं मैक्स फंक्शन हम कब यूज करते हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि इस रेंज में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो बड़ी आसानी से आप मैक्स फंक्शन की मदद से ये चीज फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो डी मैक्स कब चलाएंगे, मैक्स तो क्लियर है कि मैक्स कब चलाते हैं, जब किसी कॉलम में किसी रेंज में हमें जानना हो कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होती है, तो डी मैक्स कब चलाना है। तो देखिए डी मैक्स तब चलाते हैं जब हमें हमारे सामने कोई क्राइटेरिया हो कि हमें इस पूरी रेंज में से सबसे बड़ा नहीं फाइंड आउट करना है, कोई शर्त है, जैसे शर्त कुछ भी हो सकती है, जैसे मान लीजिए हम जानना चाहते हैं कि ये जो प्रोडक्ट बल्ब है, ये बल्ब में सबसे बड़ा लाइफ आवर किसका है, ओके। तब हम यूज करते हैं डी मैक्स फंक्शन। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड आउट द लोवेस्ट वाटेज ऑफ द प्रोडक्ट बल्ब। तो यहाँ हमें पता करना है लोवेस्ट वाटेज, बल्ब, प्रोडक्ट क्या है, बल्ब। तो ये जो प्रोडक्ट है यहाँ पे बल्ब यहाँ पे भी है, तो हमें पता करना है सबसे लोवेस्ट वाटेज का बल्ब कौन सा है।
सबसे लोवेस्ट वाटेज का बल्ब कौन सा है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर आप सिंपल यहाँ पे मिन फंक्शन लगाएंगे तो वो इस रेंज में सबसे छोटा आपको बता देगा, बल्ब में सबसे छोटा नहीं बताएगा। तो अब यहाँ पे हमें काम आएगा कौन सा फंक्शन, डी मिन फंक्शन। डीमिन फंक्शन चलाने के लिए, अब ये जितने भी डेटाबेस फंक्शन है इनको चलाने के लिए सबसे पहले आपको बनानी होती है क्राइटेरिया। तो अब समझते हैं क्राइटेरिया कैसे बनाते हैं। तो जो शर्त होती है उसी को हम एज ए क्राइटेरिया लिखते हैं। तो यहाँ पे शर्त क्या है, तो हमें लोवेस्ट वाटेज पता करना है, लेकिन किसका, तो बल्ब का पता करना है। ये जो बल्ब है इसी का हमें लोवेस्ट वाटेज पता करना है, तो यही हमारी क्राइटेरिया है। तो अब इस क्राइटेरिया को लिखते कैसे हैं, तो सबसे पहले ये जिस भी हेडिंग के अंतर्गत लिखा गया है, तो ये प्रोडक्ट के अंतर्गत लिखा है, तो इस प्रोडक्ट को पहले क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और कहीं पेस्ट कर लेंगे, और उसी के नीचे ये बल्ब को भी हम कॉपी कर लेंगे और नीचे पेस्ट कर देते हैं। ये हमारा बन गया क्राइटेरिया। ठीक है, इसको हम बोलेंगे क्राइटेरिया। और अब हम चलाते हैं डी मिन फंक्शन इक्वल टू डी मिन। अब जितने भी डेटाबेस फंक्शन होते हैं उसमें एक्सेल आपसे तीन बातें पूछेगा, डेटाबेस, फील्ड और क्राइटेरिया। तो डेटाबेस किसको बोलते हैं, तो डेटाबेस का मतलब होता है पूरी टेबल। तो यहाँ पे आप सिंपली इस पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लीजिए, ये हो गया आपका डेटाबेस, कॉमा। अब आपको बताना होता है फील्ड। तो फील्ड किसको कहते हैं, डेटाबेस तो बहुत ही आसान है, पूरी टेबल आप सिलेक्ट कर लीजिए, हो गया डेटाबेस। यहाँ पे फील्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। फील्ड किसको बोलते हैं, तो जैसे यहाँ पे हम लोग क्या निकाल रहे हैं, वॉटेज। तो याद रखिएगा फील्ड हमेशा वो कॉलम होता है, ठीक है, जिसमें वैल्यू लिखी होती है। ठीक है, और जिसको आप फाइंड आउट कर रहे हैं, यानी कि मिनिमम मैक्सिमम काउंट कर रहे हो, एवरेज निकाल रहे हो, तो किसी ना किसी को तो किसी न किसी के हिसाब से आप मैक्स निकाल रहे होंगे, मिन निकाल रहे होंगे, एवरेज निकाल रहे होंगे, ऐसे काउंट कर रहे होंगे। तो याद रखिएगा फील्ड हमेशा वो कॉलम होता है जिसमें वैल्यू लिखी होती है। ठीक है, तो हमारे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में दो कॉलम हैं, दो कॉलम का जिक्र है, एक तो हमें प्रोडक्ट का जिक्र है और एक वाटेज का जिक्र है। तो प्रोडक्ट में तो देखिए टेक्स्ट लिखा हुआ है और वाटेज में क्या लिखी है, वैल्यू। तो यही हमारी फील्ड है जिसमें वैल्यू लिखी है। तो ये वाटेज वाला जो सेल है इसी को आपको फील्ड में लेना है, कॉमा। अब आपसे पूछ रहा है क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया जो हमने बनाया था, प्रोडक्ट और बल्ब, इन दोनों सेल का एड्रेस आपको यहाँ पे ले लेना है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है, बल्ब, सबसे मिनिमम जो वाटेज है बल्ब में वो है कितना, 20। ये तो हमारा आंसर आ गया कि एक्सेल बता रहा है कि जो 20 है, वाटेज 20 है, बल्ब में सबसे छोटा वाटेज, इससे छोटा और कोई वाटेज नहीं है। अब इसको चेक कर लेते हैं। सपोज करिए यहाँ पे बल्ब है, ये 20 है, इसको मैं बना देता हूँ 10। तो जाहिर सी बात है अब सबसे छोटा वाटेज कौन सा है बल्ब का, 10। यहाँ पे आंसर भी 10 हो जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आंसर 10 हो गया, यानी कि हमारा फॉर्मूला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड आउट द मैक्सिमम लाइफ आवर्स ऑफ प्रोडक्ट नियॉन। ठीक है, अब की बार हमें क्या पता करना है, मैक्सिमम लाइफ आवर। लाइफ आवर सी वाला कॉलम है और प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, बल्ब। यानी हमारी क्राइटेरिया फिर से, सॉरी, प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, नियॉन। तो सबसे पहले क्राइटेरिया बनाते हैं, प्रोडक्ट कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट कर लेते हैं, और प्रोडक्ट में कौन सा प्रोडक्ट, नियॉन। तो यहाँ पे नियॉन को भी कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। और अब हमें निकालना क्या है, मैक्सिमम लाइफ आवर, मैक्सिमम यानी डी मैक्स इक्वल टू डी मैक्स। डेटाबेस, तो डेटाबेस का मतलब मैंने आपको बताया, हमेशा याद रखिएगा डेटाबेस मतलब पूरी टेबल। तो यहाँ पे आपको पूरी टेबल सिलेक्ट कर लेनी है, कॉमा, फील्ड। अब फील्ड किसको बोलेंगे, तो आपके क्वेश्चन में फिर से समझिए दो कॉलम इन्वॉल्व है, एक मैक्सिमम लाइफ आवर और दूसरा प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट में टेक्स्ट है और लाइफ आवर में वैल्यू है। तो मैंने आपको बताया कि हमेशा जो फील्ड होती है वो हमेशा वैल्यू वाला कॉलम होता है। तो लाइफ आवर यही हमारी क्या है, फील्ड। क्राइटेरिया, ये जो हमने बनाया है यही हमारी क्या है, क्राइटेरिया। पैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ पे आपको एक्सेल बता रहा है कि प्रोडक्ट नियॉन का जो मैक्सिमम लाइफ आवर है वो कितना है, 3000 है। इससे बड़ी कोई वैल्यू यहाँ पे नियॉन प्रोडक्ट के लिए नहीं है। तो चलिए इसको चेंज करके देख लेते हैं एक बार। तो ये है नियॉन और यहाँ पे 2000 है, चलिए मैं इसको 4000 कर देता हूँ। तो जैसे मैं 4000 करूंगा तो यहाँ पे आप सबसे बड़ी वैल्यू ये है, तो यही हमारा आंसर हो जाना चाहिए। तभी आप समझिएगा कि आंसर आपका सही है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, फाइंड आउट द एवरेज बॉक्स क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट बल्ब। तो अब हमें क्या निकालना है, बॉक्स क्वांटिटी का एवरेज निकालना है, किसके लिए, शर्त क्या है, प्रोडक्ट बल्ब हो। तो प्रोडक्ट बल्ब यहाँ क्राइटेरिया बनी है, मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C। और यहाँ पे एवरेज निकालना है, तो यहाँ पे हम फंक्शन यूज करेंगे इक्वल टू डी एवरेज। बहुत ही आसान फंक्शन है, एक दो बार आप देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा, जैसे कि अब तक क्लियर हो चुका होगा। डेटाबेस का मतलब मैंने आपको बताया पूरी टेबल। तो सिंपल यहाँ पे पूरी टेबल को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ये हो गया आपका डेटाबेस।
अब इसके बाद आती है फील्ड की बात। तो आप अपने क्वेश्चन में देख लीजिए किस किस कॉलम का जिक्र है क्वेश्चन में। ओके, तो क्वेश्चन में देखिए एक तो है एवरेज बॉक्स क्वांटिटी यानी बॉक्स क्वांटिटी और प्रोडक्ट बल्क। तो दो कॉलम है, बॉक्स क्वांटिटी और प्रोडक्ट। तो बॉक्स क्वांटिटी में वैल्यू लिखी है, प्रोडक्ट में टेक्स्ट लिखा है। तो यहाँ पे फील्ड क्या हो जाएगी, बॉक्स क्वांटिटी, कॉमा क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया जो है जो हमने बनाया है यहाँ पे प्रोडक्ट और बल्क, यही हमारी क्या है क्राइटेरिया। ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे जो एवरेज निकल के आ गया वो कितना निकल के आ गया, 17.77। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, काउंट द बॉक्स क्वांटिटी ऑफ बल्ब ग्रेटर देन 15 एंड लेस देन 20। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे जो क्राइटेरिया है वो कितनी है। तो यहाँ पे क्राइटेरिया देखिए 3 है। पहली क्राइटेरिया है कि प्रोडक्ट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बल्ब। तो चलिए पहले ये प्रोडक्ट जो है वो बल्ब, ये क्राइटेरिया लिख लेते हैं, कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब एक दूसरी क्राइटेरिया है, ठीक है, काउंट द बॉक्स क्वांटिटी ऑफ बल्ब ग्रेटर देन 15, यानी बॉक्स क्वांटिटी वो कितना होना चाहिए, 15 से ज़्यादा और 20 से कम। ठीक है, तो ये जो बॉक्स क्वांटिटी है ये हेडिंग हम कॉपी करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है बॉक्स क्वांटिटी, इसको कॉपी करिए। ओके, और यहाँ पे हम इसको पेस्ट करेंगे। ठीक है, बॉक्स क्वांटिटी कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 15। तो यहाँ पे लिखेंगे ग्रेटर देन 15। अब एक और क्राइटेरिया है कि बॉक्स क्वांटिटी कितना होना चाहिए, लेस देन 20। ग्रेटर देन 15 हो और लेस देन 20 हो। तो फिर से इस बॉक्स क्वांटिटी को कॉपी करिए, कॉपी, और यहाँ बगल में पेस्ट करिए और यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेस देन 20। ठीक है, लेस देन 20, ये आपकी बनी क्राइटेरिया। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना है तब, क्योंकि मेन जो डेटाबेस फंक्शन में है वह है क्राइटेरिया। अगर आपने सही बनाया है तो डेटाबेस फंक्शन आपके लिए सही काम करेगा। तो क्राइटेरिया हमें ध्यान से बनाना होता है। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या चलाना है, तो देखिए काउंट करना है हमें, काउंट द बॉक्स क्वांटिटी लिखा है, इसका मतलब काउंट करना है। तो यहाँ पे फंक्शन चलाएंगे डी काउंट, डी काउंट फंक्शन। फिर से डेटाबेस, तो डेटाबेस का फंक्शन, डेटाबेस मतलब मैंने आपको बताया पूरी टेबल। ओके, और फील्ड क्या हो जाएगी, फील्ड हो जाएगी बॉक्स क्वांटिटी क्योंकि इसी में वैल्यू लिखी हुई है। और क्राइटेरिया जो हमने बनाया है, तीनों शर्तें, ये तीनों कि प्रोडक्ट क्या हो, बल्ब हो, बॉक्स क्वांटिटी कितनी हो, 15 से ज़्यादा, और बॉक्स क्वांटिटी कितनी हो, 20 से कम। तो ये तीनों ही हमारी क्या है, क्राइटेरिया। तो यहाँ पे तीनों को ले लेंगे। एक बल्ब है,